नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग पारा मेडिकल एग्ज़ाम के इस बृहद श्रृंखला में आज हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, तो आपको यह भी क्वेश्चन देख लेना चाहिए। इसीलिए हम आपके सामने में यह क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है और यह मैं आपको एक बार बतला दूं कि सामान्य ज्ञान विषय से आपको 20 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाना तय है। तो आप 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का निश्चित रूप से तैयारी करते रहें। देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर ए, या फिर पंजाब होगा, या फिर कर्नाटक होगा, या फिर आंध्र प्रदेश होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश होगा। स्वांगला जनजाति कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम की राजधानी दिसपुर है। आप लोग अभी असम जानते होंगे, इसका पहले वाला नाम असम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसके बारे में भी एक दो लाइन जान लेते हैं कि नागालैंड, इसकी राजधानी कहाँ होता है? कोहिमा होता है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। और सिक्किम की राजधानी कहाँ होता है? गंगटोक होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको 5 क्वेश्चन बना करके दिखाए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आप यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि डेल्टा का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण होता कैसे है? तो इस प्रकार जब नदी बहते आती है तो अपने साथ कुछ मिट्टी को भी लाती है, और जब नदी अपने अंतिम पड़ाव पर होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि एकाएक जब नदी का मुड़ना होता है तो यह सीधा इसके साथ जो मिट्टी आता है यहाँ पर जमा होते जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला का निर्माण हो जाता है, और इसके बगल से होकर के अपना पानी समुद्र में मिल जाता है, और यहाँ पर एक स्थल भूभाग का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टीला बोलते हैं। तो इस प्रकार का कंडीशन कौन से नदी में होता है? एक नर्मदा नदी में होता है और एक ताप्ती नदी में होता है। यह दोनों नदी अरब सागर में गिरता है, और कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। यह तीनों नदी कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी होता है, जो कि डेल्टा नहीं बनाता है। डेल्टा को ही हम लोग अंग्रेजी में एस्चुरी बोलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। आगे अपना प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील। ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। और डी, सांभर झील। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यह कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। बुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। और सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। सांभर झील से ही नमक निकाला जाता है। चिल्का झील जो कि खारे पानी की झील होता है, इसी को हम लोग लैगून झील भी कहते हैं। बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील होता है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यह झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पर देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात और जान लीजिए कि गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। इन्हीं के सम्मान में हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण किया गया है,
जो कि कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी झील। चलिए प्रश्न अगला हम लोग देखते हैं। आगे वाला प्रश्न कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है। तो आप बतलाएं कि भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितना है। तो इसका क्या हो जाता है, 8 है। और 8 कौन कौन सा होता है, एक होता है दिल्ली, एक होता है चंडीगढ़, एक होता है अपना अंडमान एवं निकोबार, एक होता है पुदुचेरी, एक होता है कौन चीज़ अपना यहाँ पर दादर एवं नगर हवेली, और एक दमन एवं दीव होता है। तो इस प्रकार से 8 संघ राज्य क्षेत्र वाला प्रदेश होता है। और इस प्रदेश का प्रशासक कौन होता है, उप राज्यपाल होता है, ठीक है, जो कि सीधे केंद्र की सरकार यानी कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार के द्वारा गवर्न किया जाता है। यहाँ तक भी समझ गए। मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपराज्यपाल होगा। चलिए आगे प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। भारत की आज़ादी में इनका अमूल्य योगदान है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और यह इनका संबंध बिहार के सीवान डिस्ट्रिक्ट से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही भारत का संविधान इन्हीं के नेतृत्व में लिखा गया था। इनका एक कथन था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यही इस प्रकार व्यक्तित्व के लोग थे भीमराव अंबेडकर। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है। अगर यहाँ पर भारतीय नहीं रहता, ठीक है, यहाँ पर भारतीय नहीं रहता, तब हम लोग इस कंडीशन में हम लोग क्या करते कि भारतीय यहाँ पर अगर नहीं रहता, वैसे स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाता, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता, ठीक है। क्योंकि माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत का विभाजन किया गया था। लेकिन अभी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न अपना कहता है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, ठीक है। सर्वोदय मतलब क्या होता है, सभी का उदय होना चाहिए। तो इस प्रकार की योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन पहला पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू यह कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति और भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले विनोबा भावे, इन्हीं के नेतृत्व में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। और इनका संबंध, और ये तेलंगाना से शुरू किए थे भूदान आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 अप्रैल 1951 को शुरू किया गया था। अब समझिए पंचवर्षीय योजना होता क्या है। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि भारत का विकास अगले 5 साल तक हमको किस तरीके से करना है, और उसी प्लानिंग को हम लोग क्या कहें कि पंचवर्षीय योजना कहे। और उस वक्त पंचवर्षीय योजना हम लोग शुरू कहाँ से किए थे, रूस में हम लोग जिस तरह से रूस डेवलप किया था उसी को हम लोग देख करके अपने यहाँ पर पंचवर्षीय योजना शुरू किए थे। और यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू किया गया था। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर अभी
क्या बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है, जो कि अपना पर साल अपना कुछ कुछ काम करते रहता है। अब पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया है 2014 में से। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना आप समझ गए कि भारत का विकास अगले 5 साल तक किस तरीके से करना है, इसका प्लान हम लोग तैयार करते थे पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अप्रैल 1951 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस दोनों पर बल दिया गया था। इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। कृषि यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना असफल माना जाता है, दूसरी भी असफल माना जाता है और तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल माना जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल थी या नहीं थी, मतलब उसका हमको पूरा काम आया कि नहीं, तो मतलब उसका हमको पूरा काम नहीं आया, क्योंकि हमने अपना सारा धन कृषि क्षेत्र में ही लगा दिया। हमने उद्योग लगाने में कहीं पर भी कोई उतना धन खर्च नहीं किया, इसीलिए हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाया। यह सारी जानकारी इस प्रश्न के अतिरिक्त मैं आपको बतला रहा हूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे अपना प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो प्रश्न पढ़िए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ऑप्शन देखिए, महानदी होता है डेल्टा, या फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, नील डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होता है। यह डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मेल से बनता है और यह डेल्टा कहाँ पर है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में यह डेल्टा का निर्माण हुआ है, जिसको आप लोग भी जा कर के टूरिस्ट पैलेस के रूप में आप इसको भी देख सकते हैं। बंगाल टाइगर यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा में। अगर पूछ लिया जाएगा कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम बताइए, तो क्या बोलिएगा, सुंदरवन डेल्टा होता है। और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदी से हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के निर्माण से हुआ है, उस दोनों के मेल से हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क का नाम बताइए। तो ऑप्शन कहता है काराकोरम राजमार्ग, ट्रांस पैसिफिक मार्ग, लेह मनाली मार्ग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेह मनाली मार्ग होता है, जो कि हिमाचल और लद्दाख के बीच में स्थित है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेह मनाली मार्ग हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, गंगा नदी होगा या फिर डेन्यूब होगा या राइन होगा या फिर पोटोमेक नदी होगा। पोटोमेक नदी कहाँ बहता है, यूएसए में बहता है। गंगा नदी अपना इंडिया में बहता है, कहाँ बहता है, इंडिया में। डेन्यूब कहाँ बहता है, यूरोप में बहता है। और राइन नदी भी कहाँ बहता है, यूरोप में बहता है। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी क्या होता है, राइन नदी होता है, जो कि जर्मनी में बहता है। ठीक है, और आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि बताइए विश्व का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो जर्मनी का ही राइन नदी क्षेत्र जो है वही रूर क्षेत्र कहलाता है। रूर क्षेत्र का मतलब होता है कि वहाँ पर कोयला अत्यधिक मिलता है। तो इसी प्रकार बताएं कि भारत में का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि उसी नदी घाटी के आसपास कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। जर्मनी
का जो राइन नदी है, इस नदी की एक खासियत यह है कि अगर इस नदी में आप अगर उसमें सिक्का भी अगर फेंक दीजिएगा तो वह सिक्का भी आपको दिखाई देते रहेगा। हालांकि वैसी नदी हमारे अपने यहाँ पर इंडिया में मात्र एक ही नदी है, और वो फिर कहाँ बहता है? मेघालय में बहता है। उमंगोट नदी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, और कोई भी नदी इंडिया में इस प्रकार की नहीं बहती है। राइन नदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतपुरा हो जाता है। पूछा जाएगा कि बताइए सबसे वलित पर्वत कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। और लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, सतपुरा हो जाता है। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में हम लोग जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो इसका आंसर आप क्या बोलिएगा? नील नदी होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लंबी भी होना चाहिए और चौड़ी भी होना चाहिए विश्व में, तो क्या बोलिएगा आप? अमेजन नदी बोलिएगा, जो कि कहाँ बहता है? ब्राज़ील में बहता है। और यहीं पर अपना देश में अगर पूछ लिया जाए कि बताइए बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी चौड़ा जो होगा वो कौन हो जाएगा? तो आप क्या कहिएगा? ब्रह्मपुत्र नदी ही होता है, चौड़ी नदी होता है। लेकिन लंबा अगर पूछता है तो क्या कहिएगा? गंगा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप ऊंचा जलप्रपात निश्चित रूप से आप इस तरह से देख सकते हैं कि जल इस तरीके से पहाड़ पर से नीचे गिरते रहता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुंचिकल जलप्रपात होता है, जो कि कहाँ बहता है? अपना कर्नाटक में बहता है। ठीक है, कहाँ बहता है? कर्नाटक में स्थित है। काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है? नवादा यानी कि बिहार में होता है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो कि कहाँ है? झारखंड में पड़ता है। यन्ना नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सतलज नदी पर बनाई गई है, और यह किस राज्य में स्थित है? हरियाणा पंजाब राज्य में यह परियोजना स्थित है। और इस परियोजना के तहत हम लोग सिंचाई का काम करते हैं, यानी कि बांध बना करके हम लोग नहर का निर्माण करते हैं इस परियोजना के तहत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतलज नदी हो जाता है। तो दोस्तों यही रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पैरामेडिकल एग्जाम में सामान्य ज्ञान विषय से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो कि आपको निश्चित रूप से एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आपको यह क्वेश्चन निश्चित रूप से एक बार देख करके जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके रिलेटेड आपको PDF लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप में रोशन ITI बेगूसराय आप खोजिए, और उस टेलीग्राम ग्रुप में आप
जुड़ जाइए और वहाँ पर आप नियमित रूप से PDF प्राप्त करते रहें। तो यही रहे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो कि आपको पालन करते हुए अपने पढ़ाई को बहुत ही तेज करना है। तो मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।